आविष्कार संघर्ष की तैयारी के कारण ही होता है। हमारे देश में ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली अग्नि मिसाइल को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे कोजर का संघर्ष सिद्धांत। अब तक हमने मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और डेरेनडोर्फ का संघर्ष सिद्धांत पढ़ा है, और अब हम कोजर का संघर्ष सिद्धांत पढ़ेंगे और फिर कॉलिन्स का पढ़ेंगे। ये हमारे एनटीए यूजीसी नेट के सिलेबस में है। और फिर उसके बाद आपको 100+ क्वेश्चंस की सीरीज कराई जाएगी। ठीक है, संघर्ष से संबंधित आपको 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस की सीरीज कराई जाएगी। उसमें आप देखना कि आप उन क्वेश्चंस को कर पाते हो या नहीं इन 4 लेक्चर को सुनने के बाद। ठीक है, तो कोजर का संघर्ष सिद्धांत। कोजर के संघर्ष के विश्लेषण में न तो मार्क्स कोजर जो है संघर्ष के विश्लेषण में ना तो मार्क्स के अनुयायी हैं और ना डेरेनडोर्फ के सिद्धांत में संशोधन करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि संघर्ष का परिणाम अनिवार्य रूप से हिंसा होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, यही उनकी मेन पॉइंट है कि वो यही कहते हैं कि संघर्ष का जो परिणाम अनिवार्य रूप से हिंसा हो, ऐसा नहीं है। कोजर जो है संघर्ष के फायदे बताते हैं, संघर्ष के महत्व को बताते हैं। डेरेनडोर्फ को वो तर्क देते हैं कि संघर्ष द्वारा ही सामाजिक व्यवस्था में अनुकूलन और एकीकरण आते हैं। मतलब संघर्ष के ही फायदे, संघर्ष का महत्व बताते हुए कहते हैं डेरेनडोर्फ को कि अनुकूलन और एकीकरण संघर्ष से ही आता है सामाजिक व्यवस्था में। कोजर के अनुसार यदि संघर्ष नहीं हुआ तो व्यवस्था स्वयं बेतरतीब हो जाएगी, यानी कि संघर्ष होगा तो व्यवस्था चलेगी सही से, वरना बेतरतीब हो जाएगी। इसी कारण संघर्ष व्यवस्था के लिए सकारात्मक प्रकार्य है। देखो, कोजर ने संघर्ष को व्यवस्था के लिए सकारात्मक प्रकार्य बताया है। जहाँ पर भी आपको क्वेश्चन आएगा कि प्रकार्य किसने बताया है या फ़ायदा किसने बताया है, महत्वपूर्ण किसने बताया है, तो ये बताया है कोजर ने। अतः कोजर प्रकार्यवाद की आलोचना में कहते हैं कि उसका उपागम प्रत्येक स्थिति में संघर्ष की उपेक्षा करना है। देखो, कोजर जो है प्रकार्यवाद की भी आलोचना करते हैं और संघर्ष को भी कहते हैं। संघर्ष ये कहता है कि संघर्ष ही होता है, प्रकार्यवाद ये कहता है वो संघर्ष की आलोचना कर देता है। वो ये कहता है कि बस प्रकार्य है, प्रकार्यवाद ये कहते हैं, तो वो संघर्ष की आलोचना करते हैं। तो ये कहते हैं कि इसका प्रत्येक स्थिति में संघर्ष की कोजर प्रकार्यवाद की आलोचना में इसलिए कहते हैं कि इसका उपागम प्रत्येक स्थिति में संघर्ष की उपेक्षा करना है, कि ये संघर्ष की उपेक्षा करते हैं, सिर्फ फायदे ही फायदे देखते हैं, जबकि संघर्ष भी है। अतः संगठन की कल्पना कोजर संघर्ष की भूमिका व्यवस्था को बनाए रखने में देखते हैं। सामाजिक संगठन की कल्पना कोजर संघर्ष की भूमिका व्यवस्था को बनाए रखने में देखते हैं। संघर्ष जो है कोजर जो है वो संघर्ष की भूमिका जो है वो व्यवस्था को बनाए रखने में देखते हैं, कि संघर्ष की ये भूमिका है कि वो व्यवस्था को बनाए रखता है। वे दुर्खिम की आलोचना भी करते हैं। दुर्खिम को प्रकार्यवाद का जनक कहा जाता है। देखो, मैं बोल रही थी कि वो प्रकार्यवाद की भी आलोचना करते हैं और दुर्खिम प्रकार्यवाद के जनक माने जाते हैं, इसलिए वो दुर्खिम की भी आलोचना करते हैं। दुर्खिम के सिद्धांत को कोजर दकियानूस और रूढ़िवादी मानते हैं। कोजर का आरोप है कि दुर्खिम ने हमेशा हिंसा और असहमति को विघटनकारी बताया है। हिंसा और असहमति को हमेशा विघटनकारी बताया है। जिस तरह दुर्खिम समाज की तुलना सावयव से करते हैं, उसी प्रकार कोजर भी हिंसा को शरीर में होने वाले दर्द की तरह मानते हैं। ठीक है, दुर्खिम ने समाज की तुलना सावयव से की है, मतलब एक शरीर की तरह माना है उसे। तो कोजर उस शरीर में होने वाले दर्द की तरह संघर्ष को मानते हैं। इससे स्पष्ट है कि दुर्खिम का विरोध करते हुए भी कोजर सावयव को नकारते नहीं है। मतलब वो दुर्खिम का विरोध तो करते हैं, लेकिन सावयव को, मतलब शरीर की संरचना की तरह समाज को मानने से इनकार नहीं करते हैं, वो सावयव को मानते हैं। अपनी पुस्तक द फंक्शंस ऑफ सोशल कन्फ्लिक्ट में कोजर ने समाज की एक कल्पना की है। द फंक्शंस ऑफ सोशल कन्फ्लिक्ट में कोजर ने समाज की एक कल्पना की है। इसे हम निम्न बिंदुओं में रख सकते हैं। पहली है सामाजिक दुनिया में आर्थिक क्रियाएं, राजनीतिक दल, शिक्षा पद्धति, विभिन्न व्यवस्था, नगर, शहर, समुदाय आदि परस्पर रूप से जुड़े हुए हैं। देखो, सभी वो सावयव की तरह सोच रहे हैं कि सामाजिक दुनिया में सभी आपस में जुड़े हुए हैं।
जो आर्थिक क्रियाएं हैं, राजनीतिक दल हैं, शिक्षा पद्धति हैं, जो भी विभिन्न व्यवस्थाएं हैं, वो सब आपस में जुड़े हुए हैं। दूसरा है सभी सामाजिक व्यवस्थाएं किसी न किसी तरह तनाव और संघर्ष का शिकार है। तो सभी आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन सभी संघर्ष का शिकार हैं। तीसरा है सामाजिक व्यवस्थाओं में ऐसी प्रक्रियाएं काम करती है जो एकीकरण एवं अनुकूलन को बढ़ाने के लिए सामाजिक परिवर्तन का प्रयास करती है। तो सामाजिक व्यवस्थाओं में ऐसी प्रक्रियाएं काम करती है जो एकीकरण अनुकूलन को बढ़ाने के लिए सामाजिक परिवर्तन का प्रयास करती है, कि जो सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए अनुकूलन और एकीकरण बढ़ाने के लिए। हिंसा, असहमति, संघर्ष आदि के लिए, चौथा पॉइंट है आपका, हिंसा, असहमति, संघर्ष आदि के लिए केवल टूटन पैदा करने वाली प्रक्रिया ही नहीं होती। देखो, जो हिंसा होती है, असहमति होती है, संघर्ष होता है, उसमें केवल टूटने की बात करने वाली ही प्रक्रियाएं नहीं होती, बल्कि कुछ निश्चित दशाओं में ये प्रक्रियाएं अवस्था में अनुकूलन एवं एकीकरण लाने वाली भी होती हैं, कि वो व्यवस्था को सही करने के लिए भी संघर्ष करते हैं। जो व्यवस्था में बिगाड़ पैदा हो गया है उसको सही करने के लिए संघर्ष होता है। इस प्रकार कोजर समाज में संघर्ष का होना अपरिहार्य तो मानते हैं, लेकिन साथ में उनका तर्क भी है कि संघर्ष की इन प्रक्रियाओं द्वारा व्यवस्था के साथ तालमेल बिठाया जा सकता है। तालमेल बिठाने वाली ये प्रक्रिया अनुकूलन एवं एकीकरण है। ठीक है। कोजर ने बुनियादी तौर पर संघर्ष के दो प्रकार बताए हैं, वास्तविक और अवास्तविक। दो तरह के संघर्ष का जिक्र किया है कोजर ने। तो वास्तविक संघर्ष क्या है? वास्तविक संघर्ष में प्राय लोग संघर्ष को अपनी इच्छा पूर्ति का सशक्त साधन मानते हैं। यदि उनकी इच्छा बिना संघर्ष किए पूरी हो जाए तो वे इसे तुरंत छोड़ देंगे, मतलब संघर्ष को तुरंत छोड़ देंगे। जैसे जब श्रमिक संगठन या छात्र संघ किसी संघर्ष का आह्वान करते हैं तो उसके पीछे निश्चित मांग होती है। जब किसी मांग को लेकर संघर्ष किया जाता है तो वो वास्तविक संघर्ष होता है। अगर उनकी मांग पूरी कर दी जाए तो वो संघर्ष छोड़ देंगे। इन मांगों के पीछे तर्क होते हैं, कि कुछ लॉजिक होता है उनके पीछे। इस संघर्ष को अपनाने का कारण तार्किक है, कोई आवेग या संवेग नहीं, मतलब किसी आवेश में, किसी आवेग में, किसी संवेग में आकर नहीं किया गया है। इसके पीछे तर्क है, गुस्से में आकर इस तरीके से नहीं किया गया है। इस प्रकार के संघर्ष को कोजर वास्तविक संघर्ष कहते हैं। इस संघर्ष का संदर्भ संस्थागत होता है। दूसरा है आपका अवास्तविक संघर्ष। अवास्तविक संघर्ष किसी मांग या इच्छा की पूर्ति का साधन न होकर केवल यही बताता है कि लोग तोड़फोड़ कर सकते हैं। इस तरह वो अवास्तविक संघर्ष में अपनी दबी हुई भावनाओं को अभिव्यक्त कर देते हैं। मतलब इसमें आवेग होता है, आवेश होता है, गुस्सा होता है। ये एक तरह के लोगों के मन का रोष है, ये रोष होता है उनके मन का, जिसको निकाल देते हैं। सांप्रदायिक दंगे, प्रदर्शन आदि अवास्तविक संघर्ष का उदाहरण है। ठीक है। इसके पीछे कोई मांग नहीं होती है, अपने मन का रोष निकालते हैं लोग, तो वह वास्तविक संघर्ष होता है। और वास्तविक संघर्ष में कुछ मांग होती है, अगर उनकी मांग पूरी कर दी जाए तो वो संघर्ष बंद कर देंगे। कोजर जब सामाजिक संघर्ष का विश्लेषण करते हैं तब बार बार कहते हैं कि तर्क देते हैं कि संघर्ष का परिणाम अंतगोतवा सामाजिक परिवर्तन होता है। मतलब अंत में, आखिर में संघर्ष का परिणाम सामाजिक परिवर्तन होता है। जब भी संघर्ष होता है तो अंत में जाकर कभी ना कभी परिवर्तन ही होता है। संघर्ष के कारण नवीनीकरण भी आता है। नए नए आविष्कार संघर्ष की तैयारी के कारण ही होते हैं। हमारे देश में जमीन से जमीन पर मार करने वाली अग्नि मिसाइल को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। तो ये आविष्कार भी संघर्ष की तैयारी के लिए ही है, कि मिसाइल बनाई है तो संघर्ष की तैयारी के लिए बनाई है। तो ऐसा ना हो कि संघर्ष हो लेकिन तैयारी है। ठीक है। तो संघर्ष के जो फायदे बताते हैं वो एकीकरण आता है उससे, और अनुकूलन होता है। तो कोजर जो है संघर्ष के फायदे बताते हैं, उसका महत्व बताते हैं। ठीक है। मैंने 1 मिनट की वीडियो भी बनाई हुई है, उसमें आप देख लेंगे चारों जो आपके हैं, मार्क्स, डेरेनडोर्फ, कोजर और कॉलिंस, इन चारों ने किस किस आधार पर संघर्ष की व्याख्या की है, उस 1 मिनट की वीडियो में आप देख लेना। 1 मिनट का टाइम निकाल ले और वो वीडियो देख ले। ठीक है।
और जो भी कुछ इसमें मैंने आसान हिंदी में बनाने की कोशिश की है, कुछ इसमें कमी हो तो मुझे कमेंट में बताएं आप, मैं उसको सुधार लूँगी। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वगैरह कर लेना।